हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे बिहार और यूपीएसआई के लिए सेट नंबर 2। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। सेट नंबर 1 आपको वहां पे मिल जाएगा। रोज़ाना हम 8:30 बजे इस वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें 50 MCQ देखते हैं। बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। और कल की वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट्स ये किया कि मूल विधि और संविधान कराइए, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। लेकिन अगर आप लोगों की डिमांड रही तो हम अलग सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे मूल विधि और संविधान से। तो जो भी आपकी राय हो नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पता नहीं लॉकडाउन कब तक ख़त्म होगा और एग्ज़ाम ऐसे में कब होगा, लेकिन अब आपको करना क्या है, छोटा छोटा करके अपने पूरे टॉपिक्स को कंप्लीट करते रहना है। ठीक है। केमिस्ट्री में हम बात करेंगे मानव निर्मित पदार्थ, जो कि लुसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 233 के आसपास देखने को मिलेगा। रिविजन्स के तौर पे फिजिक्स दे रहा हूँ। फिजिक्स में पृष्ठ तनाव और सयांता को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। टॉपिक में अगर हम बात करें तो टॉपिक्स में आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया जाए, प्रमुख समिति और कार्यक्षेत्र। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स की बात करें तो मार्च 2021 को आप रिवीजन कर लीजिएगा। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि मार्च 2021 का करंट अफेयर्स में जस्ट अपलोड करने ही वाला हूं। 1 से 2 दिन में आपको लोड हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस रेडी हो चुके हैं, तो बस उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और बाकी के जनवरी फरवरी अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जा करके चेक कीजिए, वहाँ पर आपको वो दोनों वीडियो भी मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर जो कि पूर्वी स्थल माना जाता है। और अगर हम इसके बारे में कुछ समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है, जो कि हड़प्पा काल से यमुना के साथ संपन्न हुआ है, यानी कि यमुना का नदी के किनारे ये बसा हुआ था। और अगर हम बात करें ये कहाँ पे स्थित था, तो मेरठ ज़िले, उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है और इसे 1974 में YD शर्मा ने खोजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? सही आंसर हो जाता है टोडरमल। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, टोडरमल। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या फिर पूजा गृह का क्या नाम था। उपासना भवन या फिर पूजा गृह का क्या नाम था? तो इसको हम लोग इबादत खाना कहते हैं। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। किस महाद्वीप को मानव द्वीप के नाम से जाना जाता है? और वो है हमारा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP को सर्वाधिक योगदान देता है। GDP में सर्वाधिक जो योगदान होता है वो किसका होता है? थर्ड सेक्टर का, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। जबकि सबसे ज़्यादा कार्यरत जो लोग हैं वो किस में? प्राथमिक क्षेत्र में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था 1952 में, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलया समिति का संबंध है। बताइए कि चलया समिति का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है चलया समिति का संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से संबंधित था। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि दोनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो देखिए, पहला पॉइंट्स कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 85 में भारत के महान्यायवादी के संबंध में बात की गई है। तो ये पॉइंट्स तो गलत हो जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 85 का संबंध लोकसभा के विघटन से, आपको पता है राष्ट्रपति विघटन करते हैं। लेकिन महान्यायवादी से संबंधित बात आर्टिकल 76 में कहा गया। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और सेकेंड पॉइंट है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये सही हो जाता है। तो यहाँ पे सही कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी को टिक करेंगे। केवल और केवल 2 सही है। क्लियर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था। कब अधिनियमित किया गया था ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा? भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 6 अक्टूबर 1860 को। ठीक है, 6 अक्टूबर 1860 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरु अर्जुन देव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, बताइए गुरु अर्जुन देव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि ये सिखों के चौथे गुरु थे। तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिखों के चौथे गुरु रामदास थे और 5वें गुरु की बात करें तो गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है,
तो ये पॉइंट्स तो गलत है। सेकंड पॉइंट है कि गुरु ग्रंथ साहिब आज जिस रूप में उपलब्ध है उसका संपादन इन्होंने ही किया था, ये पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के रूप में प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध जो है हरमिंदर साहिब का निर्माण इन्होंने कराया था, तो ये पॉइंट्स भी बिल्कुल सही है। यानी 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट है, इस वजह से ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 2 और 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सिखों के 5वें गुरु थे। नेक्स्ट वन कह रहा है 1868 में प्रकाशित कौन से समाचार पत्र को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए 1878 ईस्वी में इस समाचार पत्र को अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर दिया गया था? तो बताइए, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात इसने अपना चेंज कर दिया था, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, सी को टिक करेंगे, जिसके संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? शिशिर कुमार घोष या फिर मोतीलाल घोष, दोनों भाइयों ने मिलकर के किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शब्द एकता का संबंध बताइए, एकता का मतलब क्या है? फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, एकता का मतलब अगर हम बात करें तो नगद वेतन के बदले किसी विशेष क्षेत्र का राजस्व सौंपना, इस सही आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन बी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल की नीति पेश की थी? तो ये जो नीति पेश की गई थी अकबर के द्वारा पेश की गई थी, सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबर की जीत का सही अनुक्रम कौन सा है? तो बाबर की जीत का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि बाबर ने सबसे पहले पानीपत की युद्ध जीता, उसके बाद खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और लास्ट में घाघरा का युद्ध जीता था। यानी कि 1526, 27, 28 ये लगातार 4 वर्षों में इन्होंने 4 युद्धों को जीता, और आखिरी समय में 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पे देखें तो सही हमारा क्या होगा? तो मैंने आपको बताया कि पहले पानीपत और उसके बाद हम कह सकते हैं कि खानवा का युद्ध, यानी 1 और 4 यहाँ पे मिल रहा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन निम्न में से किस शहर में है? 1866 में पहला क्वेश्चन तो ये ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस शहर में किया गया था? तो राइट आंसर होगा लंदन, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, लंदन। नेक्स्ट वन देखिए कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में कथनों में से कौन सही नहीं है? ठीक है, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट से गलत है, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जो कि गलत है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है, इस वजह से पहला पॉइंट से गलत है, इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन, ठीक है, पायरेथ्रिन प्राप्त होता है किससे? पायरेथ्रिन प्राप्त होता है, तो ये कह सकते हैं कि एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जो कि फल पकाने में सहायता करता है? तो देखिए, कहीं कहीं इसको इथरल भी लिखा जाता है और कहीं कहीं इसको इथेफॉन भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इथेफॉन जो दिख रहा है बिल्कुल सही आंसर है, एक प्रकार का हार्मोन है जिसका प्रयोग हम लोग रसायन के रूप में करते हैं फलों को पकाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से किस विजयनगर यात्री ने मध्यकालीन विजयनगर की तुलना रोम से की थी? बताइए कि किस विजयनगर यात्री ने मध्यकालीन विजयनगर की तुलना जो है वो रोम से की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है डोमिंगो पायस। ठीक है, डोमिंगो पायस जो है वो कृष्णदेवराय के समय में आया हुआ था, और यहाँ पे कह सकते हैं कि इसने मध्यकालीन विजयनगर की तुलना रोम से की थी। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जो कि एक पुर्तगाली यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन की कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना हुआ है, इस परियोजना जो है वो किन 2 राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा है? कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा है? तो ध्यान दीजिएगा, जो ये मुद्दा है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम पढ़ भी सकते हैं कि कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच मुद्दा है, और यह उत्तर कर्नाटक के बागलकोट ज़िले में स्थित एक पनबिजली परियोजना है। तो यहाँ पे आपको तो पहला ध्यान रखना है कि अलमाटी बांध जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन करता है? तो आपको पता है कि दल बदल विरोधी के बारे में जो बात की गई है वो 10वीं अनुसूची में की गई है। संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची में।
तो अयोग्यता से संबंधित मुद्दों पर कौन निर्णय ले सकता है? तो राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? बताइए, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो ध्यान दीजिएगा, लॉरेंज वक्र हम कह सकते हैं कि आय वितरण को दर्शाता है। यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की गलत उत्तर बताइए। बताइए यहाँ पे कि चारों में से गलत क्या होगा, किसके संबंध में? तो सामान्य रूप से एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप से भागीदार हो सकता है। तो बताइए कि यहाँ पे गलत कौन सा है? तो यही आपका आता है मूल विधि में। ठीक है, यानी कि जो यूपीएसआई में आप बोल रहे थे मूल विधि और संविधान के बारे में बताने के लिए, तो इसी टाइप का क्वेश्चन उसमें आता है। तो अगर आप कहेंगे तो अलग से हम सेपरेट वीडियो भी स्टार्ट कर देंगे ताकि आपके एग्जाम्स में सेम टू सेम क्वेश्चंस देखने को मिले, कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे जो गलत है वो हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित के रूप में भागीदार हो सकता है। तो इस तरह से नहीं हो सकता। जब वो घटनास्थल पर उपस्थित हो तो इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि वो एक भागीदार है, अपराध में भागीदार है, अपराध का हिस्सा है। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि ये गलत है। ठीक है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कह सकते हैं कि ये अपराध के हिस्से के रूप में आते हैं, जबकि ऑप्शन सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध के लिए सही युग्म की पहचान करें। उत्तरी गोलार्ध के लिए सही युग्म की पहचान करें। और यहाँ पे जो भी आप डेट देख रहे हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको किसी और वीडियो में सेपरेट तरीके से अलग से बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से, जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो मैच किए गए उनको आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, वर्ष में संक्रांति भी 2 बार होता है। ठीक है, एक बार हम लोग जिसको शीतकालीन संक्रांति कहते हैं और एक ग्रीष्मकालीन संक्रांति कहते हैं। तो ग्रीष्मकालीन संक्रांति 21 जून को ही होता है, जबकि कह सकते हैं शीतकालीन जो संक्रांति होता है वो भी आपका 22 दिसंबर को होता है। ये भी सही है। और वर्ष में 2 बार विषु भी होता है, एक वसंत विषु और एक शरद विषु। जो वसंत विषु होता है वो मार्च में होता है 21 मार्च को, और शरद विषु 23 सितंबर को होता है। यानी यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मिलाए गए हैं वो बिल्कुल सही है। इस वजह से कह सकते हैं ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सभी सुमेलित है। तो इन डेटों को अच्छे से याद रखिएगा, इसी तरह से पेपर में भी पूछे जाते हैं। फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायु निक्षेप के कारण निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग बनता है? वायु निक्षेप के कारण निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग बनता है? राइट आंसर है लोएस। ठीक है, लोएस। नेक्स्ट वन देखिए, मोनाजाइट रिट्स थे, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधिक अनुपात में होता है? तो मोनाजाइट बालू में आपको पता है क्या मिलता है? थोरियम, जो कि पूरे विश्व में भंडारण में सबसे ज़्यादा जो है वो भारत में है, केरल में, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे आसपास के जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनको अवशोषण करते हैं और अच्छी ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुंबईयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी में किस भाषा में लिखी थी? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुझे के बाबरी में किस भाषा में लिखी थी? तो सही आंसर होगा तुझे के बाबरी में तुर्की भाषा में लिखी गई थी। सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे कि पादप की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन बी करेक्ट होगा। भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है? भारत का प्रायद्वीपीय जो पठार है वो किस प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है? और आपको पता है कि भारत का जो प्रायद्वीप है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। इस वजह से ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, 1 और 2। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्या है? जूलॉजी जो है खालिस्तान के अध्ययन से संबंधित है, यानी जूलॉजी जो इसका संबंध किसके अध्ययन से है? तो जूलॉजी में हम क्या करते हैं? सजीव और निर्जीव प्राणियों दोनों का अध्ययन करते हैं। इस वजह से सी के यहाँ पे टिक करेंगे। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है? तो बताइए, जो कल्पक्कम परमाणु रिएक्टर है वो कहाँ पे? आपको पता है कि तमिलनाडु में, जिसको इंदिरा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा जो कि शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गलित सोडियम। ठीक है, गलित सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि ताप जो रिएक्टर होता है उसमें हम लोग जल को इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है वो किस देश पर आधारित है?
तो फ्रांस की रैप्सोडी रिएक्टर पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बास्तिल के दुर्ग का पतन का संबंध किससे है। बास्तिल के दुर्ग के पतन का संबंध किससे है? तो 14 जुलाई 1789 की जो घटना है उसी को बास्तिल के दुर्ग के पतन के नाम से जाना जाता है। उस वक्त जो हुआ था कि जो पेरिस के भीड़ थी, काफ़ी संख्या में लोगों ने बास्तिल के किले को नष्ट कर दिया था और वहीं से हम कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति का स्टार्ट हुआ। तो सही आंसर यहाँ पे होगा 1789 की फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा पेश की गई थी। भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा पेश की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मिंटो मार्ले 1909 के सुधार का। सी यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, यहाँ पे विचार करना और बताना है कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद बताइए कि राइट आंसर क्या होगा, किसे टिक करना चाहिए। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि इसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण स्थापित किया गया। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट है कि बंगाल के गवर्नर पद जो था, ठीक है, बंगाल के जो गवर्नर का पद था इसको बंगाल के गवर्नर जनरल, इसमें जनरल जो कि नाम दिया गया, तो ये भी बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और आगे क्या कह रहा है कि इसकी सहायता के लिए, यानी कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे इनकी सहायता के लिए 3 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ये पॉइंट्स गलत है क्योंकि यहाँ पे 3 सदस्यीय नहीं 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, यहाँ पे 3 नहीं 4 होगा। तो इस वजह से कह सकते हैं कि केवल और केवल एक सही है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक संग्रहालय कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, कोलकाता में। ध्यान रखिएगा, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की भूमध्य रेखा क्षेत्रों में तीव्र वाष्पीकरण के कारण होने वाले वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में तीव्र वाष्पीकरण के कारण होने वाली जो वर्षा होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो वाहनिक वर्षा कहते हैं। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, वाहनिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अंडमान निकोबार से किस जलीय निकाय द्वारा अलग होता है? यानी हम कह सकते हैं कि अंडमान और निकोबार जो है वो दोनों एक दूसरे से किस संधि या फिर हम कह सकते हैं किस चैनल के द्वारा अलग होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल, तो यहाँ पे 10 डिग्री चैनल के थ्रू ये दोनों अलग होते हैं। और इसके बारे में आपको कई बार बता भी चुका हूँ ट्रिक के माध्यम से कि 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री क्या है। तो फिलहाल हम उसके बारे में किसी और वीडियो में आपको अलग से सेपरेट तरीके से बताएंगे ताकि आपको क्लियरली याद रहे, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक बार छोटा सा मैं आपको बता ही देता हूँ 8 डिग्री 9 डिग्री और 10 डिग्री। देखिए 8 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए लक्षद्वीप और क्या होता है, देखिए यहाँ पे लक्षद्वीप नहीं, मैं आपको बता दूं कि मामी, यहाँ पे ध्यान रखते हैं हम लोग, छोटा सा मैं ट्रिक बताया था, मामी लक्ष्मी छोटी कार में। तो इस तरह से देखिए माँ का मतलब हो गया मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री की बात करें तो ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, जबकि 10 डिग्री चैनल की बात करें तो ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन से अंडमान को किससे अलग करता है, तो छोटे अंडमान को कार निकोबार द्वीप समूह से ये अलग करता है, इसको भी याद रखिएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, इस पर आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगी। फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित घटमपुर थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाना है, प्रस्तावित है घटमपुर थर्मल पावर प्लांट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्णहिता जो है वो पेनगंगा नदी और डैश नदी और साथ ही साथ वेनगंगा नदी की संयुक्त जल को पहुंचाने वाली गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि कह सकते हैं जो पर्णहिता है वो तीनों की संयुक्त धारा पेनगंगा, वर्धा नदी और पेनगंगा नदी के कह सकते हैं कि संयुक्त जल को पहुंचाने वाली गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो पर्णहिता है वो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। और यहाँ पे छोटा सा पॉइंट भी है कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक ज़िले से निकलती है। पर्णहिता जो है वो नदी गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि आरबीआई बैंक का कार्य क्या है? आरबीआई बैंक का कार्य क्या है?
तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि आरबीआई बैंक का कार्य कह सकते हैं कि विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा तत्व अपने नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं रखता है। बताइए कि कौन सा तत्व अपने नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं रखता है। एकमात्र ऐसा तत्व है जो कि अपने नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं रखता और वो है हाइड्रोजन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि एकमात्र तत्व जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता वो प्राथमिक हाइड्रोजन है और यह आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व भी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश बिखराव जो है वो किस में होता है। प्रकाश बिखराव किस में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश बिखराव हम कह सकते हैं कि कोलाइडीय जो घोल है इसमें प्रकाश बिखराव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की घुमोट कहाँ का स्थानीय पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। घुमोट बताइए, घुमोट का संबंध कहाँ से होगा। गोवा से। बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतुघई जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है स्थल है वो किस देश में है। सतुघई, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन सी। सतुघई अफगानिस्तान में पड़ता है और इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, पढ़ सकते हैं कि सतुघई अफगानिस्तान में ऑक्सिस नदी पर स्थित है। ठीक है, जिसकी खोज 1976 में की गई थी और ये किस लिए फेमस है। तो छोटा शिलालेख सील कांस्य वस्तुओं और टेराकोटा मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की एनहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति प्रथा का विनाशक के रूप में भी जाना जाता है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे बी को टिक करेंगे। पढ़ सकते हैं कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट जाति प्रथा का विनाश के लेखक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। यह पुस्तक सर्वप्रथम 1936 में चूँकि प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार बताइए कि कौन है। तो राइट आंसर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रैंक मॉरिस। ठीक है, फ्रैंक मॉरिस जो थे वो जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार थे, जबकि हम कह सकते हैं कि लुई फिशर जो थे वो महात्मा गांधी के जीवनीकार थे। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा। यह किसने लिखा था। सी को टिक करेंगे, W हंटर। ठीक है, W हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 के जनगणना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है कि 2011 की जनगणना का संचालन कह सकते हैं कि सी चंद्रमौली रजिस्टर जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यकाल में की गई थी। यानी जब 2011 की जनगणना हुआ तो उस वक्त जो थे कौन थे, इसके सी चंद्रमौली रजिस्टर जनरल और ये जो कि कह सकते हैं जनगणना आयुक्त भी थे। तो ये बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और उसी तरह से बात करें कि 2011 की जो जनगणना थी वो कौन सी जनगणना थी। तो 15वीं जनगणना थी, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों कथन सही है, इस वजह से ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देखिए, आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है। तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड करने वाले इसके समय में सहायक जो संधि प्रणाली है लॉर्ड वेलेस्ली, बिल्कुल सही। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये पॉइंट्स गलत है क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं, यहाँ पे सही होगा लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ही होगा, इस वजह से ये पॉइंट्स गलत है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि 1829 का 17वां रेगुलेशन जो सती प्रथा का अंत किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे गलत जो किया गया ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी और काफ़ी अच्छी स्कोरिंग भी आपने किया होगा। तो नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने आउट ऑफ 50 से कितना स्कोरिंग किया। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। क्योंकि का क्वेश्चन ये रहा कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, अच्छे से कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके रखिए रोजाना इस तरह के एक न्यू वीडियो के लिए। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।